एक दफ़ा की बात है कि गाँव के करीब भी एक बहुत बड़े स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ने आया करते थे। वो बच्चे यहाँ रोज़ाना पढ़ने आते और वापसी पर एक पार्क में जाते और वहाँ से आइसक्रीम लेकर खाया करते थे। वो वहाँ रोज़ाना आते, वहाँ से आइसक्रीम खाते और फिर घर चले जाया करते थे। वो जब भी वहाँ से आइसक्रीम खाने आते तो ज़ैन उन्हें बहुत गौर से देखा करता था और उसका भी दिल करता था कि वो भी स्कूल जाया करे। वो उन बच्चों से बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते थे और उसका कोई जवाब देना पसंद नहीं करते थे। ज़ैन उनसे फिर भी बातें करता, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते और अपने काम से काम रखकर वहाँ से चले जाते थे। एक दिन जब ज़ैन पार्क में जाता है तो वहाँ उसे रिशा देख लेती है और रिशा उसे देखकर बहुत गुस्सा करती है और उसका मजाक उड़ाना शुरू करती है। तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं और तुम हमसे दूर रहा करो। मैं आइंदा से तुम्हारे से आइसक्रीम भी नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है कि तुम बहुत गंदे लोग होते। नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी तो इंसान है। तुम्हें तुम्हारे बाबा ने गलत कहा है, वो अपनी मजबूरी के तहत ही यहाँ काम कर रहे हैं। ईशा, तुम उसे सॉरी करो फौरन, हमें इस तरह किसी से बात नहीं करनी चाहिए। इसकी बातों का बुरा मत मानना दोस्त, तुम छोड़ो इसे और बताओ क्या नाम है तुम्हारा और क्या तुम स्कूल जाते होते हो? ज़ैन उनकी बातों को सुनता है और बताता है कि नहीं, मैं गंदा नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ अपने शौक से आइसक्रीम बेचने आता हूँ। मैं भी पहले पढ़ने जाया करता था और वहाँ जाकर खूब सारी पढ़ाई किया करता था और मेरे भी तुम्हारी तरह बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। ज़ैन बताता है कि उनके गांव में एक स्कूल था, वो भी वहाँ जाता था और वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे। वो उनके साथ पढ़ाई करता और फिर उनके साथ खेलता भी था। तुम्हें पता है, आज तो मैं अपने मम्मा पापा के साथ बाहर घूमने भी जाऊंगी। हाँ, मेरे मम्मा पापा ने भी बोला था कि आज पढ़कर जब आओगी तो हम बाहर पार्क में घूमने चलेंगे। और तुम कहाँ जाओगे? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि आज मैं और जैन बैडमिंटन खेलने रात को स्कूल आएंगे। रात होते ही ज़ैन और फारिस वहाँ बैडमिंटन खेलने आते हैं। ज़ैन और फारिस वहाँ बैडमिंटन खेलने जब आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ स्कूल नहीं है। फारिस फिर ज़ैन से पूछता है कि क्या हुआ भाई, हम कहीं रास्ता भूल कर नहीं गए, क्योंकि ये तो हमारा स्कूल नहीं है, ये तो बहुत खौफनाक और डरावनी सी हवेली है, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ज़ैन कहता है नहीं, हम सही जगह पर आए हैं, लेकिन यहाँ स्कूल क्यों नहीं है मैं ये नहीं जानता, लेकिन स्कूल का रास्ता तो यही था, हम बेटा कैसे सकते हैं, हम तो रोज़ाना यहाँ आते होते हैं ना। फिर ज़ैन और फारिस आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक फारिस को महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फारिस ज़ैन से कहता है कि क्या तुमने देखा कि यहाँ मेरे पीछे कुछ था? तो ज़ैन कहता है कि नहीं भाई, मैंने तो कुछ नहीं देखा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। फिर ज़ैन फारिस से कहता है कि डरो नहीं, हम यही कहते हैं। वो यही बात खड़ी नहीं होती कि अचानक उन्हें बहुत ज़्यादा किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब सारे बच्चे स्कूल आते हैं तो मास्टर जी को बताते हैं कि रात को ज़ैन और फारिस यहाँ खेलने आए थे तो उन्हें यहाँ स्कूल की जगह कोई और हवेली नजर आई। फारिस बताता है कि हाँ, मैं खुद यहाँ आया था, लेकिन यहाँ स्कूल नहीं था और यहाँ से बहुत खौफनाक और डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से मैं घर चला गया। मास्टर जी की बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, तुमने ज़रूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ रात को मत आया कर, तुम्हें पता है यहाँ रात को बच्चों को पकड़ने वाले भी आते हैं। अचानक ज़ूबी की नज़र अपने मास्टर जी पर पड़ती है तो वो देखती है कि मास्टर जी के आप पर सब कुछ नज़र आ रहा है, जैसे वो नहीं और उनका साया खड़ा हो। मास्टर जी को भी ये पता चल जाता है और वो ज़ूबी की तरफ देखने लगते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि फ़ौरन यहाँ से चले जाओ और गुस्सा करने लगते हैं कि आज छुट्टी है, आज यहाँ से चले जाओ। अभी जाओ यहाँ से, कल आना पढ़ने, आज छुट्टी दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना? और रात को दोबारा यहाँ मत आना। इसी तरफ जब ज़ूबी अपने घर सो रही होती है तो अचानक उसे लगता है किसी ने उसकी रजाई खींच ली है और फिर अचानक उसके मुंह पर सिराना आता है और वो उसका सांस दबने लगता है। वो वहाँ से जल्दी से छुड़ा के उसको भागती है और खड़ी होती है तो देखती है कि उसकी तरफ कुछ कदम चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन इंसान नजर नहीं आ रहा कौन है। और अचानक उसे जोरदार धक्का लगता है जिससे वो गिर जाती है। उसके बाद जब ज़ूबी उठती है तो अपने होश आवाज में नहीं होती और वो वहां से एक साई के पीछे चलना शुरू कर देती है। ज़ूबी चलते चलते अपने घर से बाहर आई थी और तेजी से उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ज़ैन अपने कमरे में बैठा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। वो उन बातों को सोचता है कि कैसे हो सकता है स्कूल की जगह पर एक दूसरा घर हो। वो ये सोच रहा होता है, खिड़की की तरफ देख रहा होता है कि उसे नजर आता है कि ज़ूबी किसी के साथ जा रही है। वो ज़ूबी को तो देख लेता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसके साथ जाने वाला कौन है, क्योंकि वो सिर्फ साया नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ ज़ूबी के घर में उनके मामा बाबा भी सो रहे होते हैं, जो एक दरवाज़ा बंद होने के शोर से उठ जाते हैं।
जूबी के बाबा उसके मामा से पूछते हैं कि तुमने सुना है शोर किस चीज़ का, दोनों उठ के बैठते हैं। तो जूबी के मामा कहते हैं जाकर देखें क्या जूबी तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। ये कहकर जूबी के बाबा चले जाते हैं कि हाँ मैं देख कर आता हूँ, तुम परेशान मत होना। ये कहकर वो जूबी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। जूबी के बाबा जाके कमरे में देखते हैं लेकिन वहाँ जूबी नहीं होती। उसके मामा भी वहाँ आ जाती हैं और उसके बाबा बताते हैं कि जूबी यहाँ नहीं है, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि इतनी रात को बाहर क्यों गई है। जूबी की मामा कहती हैं नहीं वो इस टाइम बाहर नहीं जा सकती, आप फौरन जाके देखिए कि उसे कोई मसला तो नहीं है। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और जूबी के बाबा बाहर आते हैं और देखते हैं कि जूबी तो घर के बाहर भी नहीं है। और उसके बाद अपने दोस्तों के घर की तरफ जाना शुरू करते हैं। वो वहाँ जाकर जोर से आवाज़ देते हैं कि बाहर आओ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, सब बाहर आओ। गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ बहुत से गांव के लोग आ जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो, क्या सब खैरियत है और तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे घर में एक शोर हुआ और उसके बाद जब हमारी आंख खुली तो मैं अपनी बेटी के कमरे में गया लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तो मैं घर से बाहर आया लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। मैं उसे हर जगह पर ढूंढ चुका हूँ। क्या तुम लोग मेरी ढूंढने में मदद करोगे? वहाँ खड़े सब लोग उसकी बात को सुनते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, हम जब जैन के बाबा घर आते हैं तो जैन उसे पूछता है कि बाबा क्या हुआ, सब बाहर क्यों इकट्ठे थे और जूबी के बाबा आपसे क्या बात कर रहे थे। बेटा जूबी गुम हो गई है, उसके बाबा बहुत परेशान थे, हम उसको ढूंढने जा रहे हैं। जूबी जूबी कहाँ गुम हो गई? मैंने अभी तो देखा कि वो अपने बाबा के साथ या किसी और के साथ कहीं जा रही थी। क्या तुमने जूबी को देखा? लेकिन कहाँ और कब और किसके साथ जा रही थी वो? जैन बताता है बाबा जब मैं थोड़ी देर पहले खिड़की के पास बैठा था तो मैंने देखा जूबी किसी के पीछे जा रही है, लेकिन किसके पीछे मैं ये नहीं देख सका। अच्छा चलो जल्दी करो, हम जूबी के बाबा के पास जाके उन्हें सब कुछ बताते हैं। फिर जैन और उसके बाबा जूबी के बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि कुछ देर पहले जैन ने आपकी बेटी को एक आदमी के पीछे जाते हुए देखा, लेकिन वो ये नहीं देख सका कि वो किसके पीछे जा रही है। लेकिन वो दोनों एक स्कूल की तरफ जा रहे। हाँ अंकल मैंने देखा जूबी एक आदमी के पीछे स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन वो आदमी कौन था मैं ये नहीं देख सका क्योंकि वो आदमी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। फिर वो तीनों बगैर किसी देख के फौरन से स्कूल की तरफ जाते हैं ताकि जूबी का पता लग सके। वो जैसे स्कूल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ स्कूल नहीं बल्कि एक खंडर हवेली है और वहाँ कुछ कदमों के निशान भी जा रहे हैं। जूबी के बाबा कहते हैं कि ये कदमों के निशान तो मेरी बेटी के ही लग रहे हैं, पर ये स्कूल तो नहीं है। वो सब उधर ही खड़े इधर उधर देखते हैं कि शायद वो गलत रास्ते पर आ गए हूँ, लेकिन उन्हें स्कूल कहीं नजर नहीं आता। इतने में जैन बताता है कि नहीं यही स्कूल है, क्योंकि हम पहले भी एक दफ़ा यहाँ आए थे और यहाँ स्कूल की जगह खंडर था और आज भी यहाँ ऐसे ही है। यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ खंडर है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, अभी यहाँ नहीं जाना चाहिए, जूबी यहाँ नहीं होगी। लेकिन नहीं, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए क्योंकि कदमों के निशान यहीं तक आ रहे हैं और जूबी हो सकता है यहीं हो। एक कहकर सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं वो स्कूल बहुत ज्यादा टूटा फूटा और वहाँ हर जगह पर खून लगा होता है। जैन ये देखते हुए कहता है ये स्कूल नहीं है, यहाँ इतना खून खराबा है और ये जगह बहुत खराब है, जबकि हमारा स्कूल ऐसा नहीं है। लगता है बाबा हम बाकी गलत जगह पे आ गए हैं। हाँ बेटा हो सकता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह बहुत डरावनी है, यहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। जूबी के बाबा एक कमरे की तरफ देखते हैं और अचानक उन्हें एक ऐसी चीज नजर आती है जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बच्चे जो खून से लथपथ बैठे हैं, वहाँ उनकी बेटी भी खड़ी है। उसकी बेटी की आंखों में अजीब सी रोशनी है। वो उसे देख के बहुत डर रहे होते हैं और कहते हैं नहीं ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। इतने में रिशा उड़ना शुरू करती है। वो वहाँ उड़ते हुए किसी से बात कर रही होती है, लेकिन किससे ये नजर नहीं आ रहा होता। बहन के बाबा ये देख कर डर जाते हैं और एकदम पीछे हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से फौरन जाना चाहिए, यहाँ बहुत सारे होते हैं, हमारा यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। नहीं मैं नहीं जा सकता। क्या तुमने देखा नहीं कि अंदर मेरी बेटी है, मुझे उसे लेके आना होगा, चलो यहाँ से। क्या तुम पागल हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तो तुम्हारी बेटी अब मर चुकी है और वो पूरी तरह जिनों के कब्जे में है। हमें यहाँ ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें भी मार देंगे। वो तीनों अभी वहीं खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि जिन को महसूस हो जाता है कि यहाँ कोई है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, कौन आया है मरने, मैं सबको मार दूंगी। हा हा हा। देखा, उन्हें महसूस हो गया। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना वो किसी भी वक्त हमारी तरफ आ जाएंगे और हमें भी मार देंगे। भागो यहाँ से। नहीं मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं जाऊंगा। मेरी बेटी, मैं उसको वापस लेकर आऊंगा, मैं उसके बगैर नहीं जा सकता।
जैद के बाबा ऋषा को समझाते हैं और उन्हें वहां से जल्दी से घर ले आते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। वो घर के पास आते हैं कि इतने में ऋषा की मम्मा भागती आती हैं और कहती है, कहाँ है मेरी बेटी और तुम अकेले कैसे आ गए, तुम उसको लेके क्यों नहीं है, मुझे पहले ही डर था उससे कहीं कुछ हो ना गया हो। इतने में जैद के बाबा बताते हैं कि आपकी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं है, वो पूरी तरह से जिन्नात के कब्जे में आ चुकी है और हम उसे नहीं बचा सके। मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। वहाँ बहुत सारे जिन थे और वो उनके कब्जे में आ चुकी थी और वो बहुत अजीब सी दिख रही थी और वो उड़ भी रही थी। मैं बहुत डर गया था, मैं उसे नहीं बचा सका। मेरी बेटी। ऐसा ऐसा ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और सबने अपने बच्चों को वहां जाने से मना कर दिया और स्कूल बंद हो गया। इसलिए अब वो स्कूल में नहीं जाते और मैं आगे नहीं पढ़ पाया। फिर सब बच्चे आपस में इस बात को डिस्कस करते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वाकई भूत होते हैं? वहाँ खड़ी लड़की कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता और तुम इन कहानियों पर बिलीव मत क्या करो, ये सब झूठी बातें हैं। ये सब झूठी बातें हैं, हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ऋतिक घर आके अपने भाई से कहता है कि क्या लगता है तुम और मैं वहाँ जाएं और वहाँ जाके देखें वहाँ क्या है। और वहाँ कुछ भी नहीं होगा, हम सब दुनिया वालों को बताएं कि वहाँ जो भी भूत थे हमने भगा दिए ताकि वो हमें अच्छा समझे, हम दुनिया की नज़र में अच्छे हो जाए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है वहाँ वाकई भूत हो तो हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। तुम भी वहाँ मत जाना, समझे, वरना मैं बाबा को बता दूंगा। ऋतिक अपने भाई की बातों को नहीं सुनता और वो सोचता है मैं रात को वहाँ जाऊंगा। वो रात होते ही उस स्कूल के पास पहुंच जाता है। वो इधर उधर देखता है तो कैसे कोई देख तो नहीं रहा और उसके बाद वो स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है। वो स्कूल के कमरे में आता है और देखता है वहाँ हर जगह खून है और वो उससे देखकर बहुत परेशान होता है और कहता है, हो सकता है कि ये चीज़ सिर्फ सबको डराने के लिए की गई हो और मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, चलो दूसरे कमरे में जाके ये देखते हैं। ऋतिक अपने इर्द गिर्द हर जगह देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों वाली बातें हैं और सबको डराने के लिए ऐसा किया गया है। वो इसके बाद दूसरे कमरे में जाता है ताकि देख सके वहाँ क्या है। चलते चलते ऋतिक स्कूल के प्लेग्राउंड में आ जाता है। वो वहाँ भी देखता है, वहाँ भी कुछ नहीं और सोचता है कि देखा, मैंने तो पहले कहा था यहाँ कुछ नहीं है, अब मैं यहाँ से घर जाता हूँ, घर में सबको जाके बताऊंगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। अचानक उसकी नज़र प्लेग्राउंड में एक चुड़ैल पर पड़ जाती है। वो चुड़ैल बहुत खौफनाक और खतरनाक लग रही होती है। वो चुड़ैल आहिस्ता से उसकी तरफ चलना शुरू कर देती है। ऋतिक उसको देख रहा होता है और ऋतिक बहुत डर जाता है। ऋतिक के पसीने छूटने लगते हैं। वो बहुत डर रहा होता है और सोचता है कि ये क्या, ये वाकई एक चुड़ैल है या फिर कोई डराने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंचता है कि अचानक उसके सामने कोई आ जाता है और वो जोर से डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? क्या करने आए हो यहाँ, बताओ जल्दी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया। मैंने सुना था यहाँ भूत है तो मैंने सोचा क्यों ना उन भूतों को भगा के मैं सबको बताऊं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ की देखभाल करते हो? मास्टर जब सुनता है कि ऋतिक भूत को मारने आया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अजीब सी हरकतें करने लगता है और ऋतिक को कहता है कि तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया और अब तुम भी मरोगे। ऋतिक ये सब देखता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने जिनको मारने की बात की है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अचानक से मास्टर वहां से गायब हो जाता है और एक अजीब से जिन में बदल जाता है। ऋतिक घर जाता है और पूछता है तुम कौन हो? और यहाँ एक आदमी खड़ा था, वो कहाँ गया है? मैं हूँ यहाँ का जिन और तुम मुझे मारने आए थे। अब मैं तुम्हें मारूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि मरना किसे कहते हैं। ऋतिक ये सुनते ही बहुत जोर से रोने लगता है और वो जिन सीधा उसके सीने पे चाकू मारता है जिससे वो फौरन मर जाता है। उसे मारते ही जिन वहां से गायब हो जाता है। जिन वहां से उड़कर चला जाता है और ऋतिक भी जिन में बदल जाता है। दूसरी तरफ ऋतिक का भाई अपने भाई को घर ना देखकर उसको हर जगह ढूंढने जाता है। वो वहां से बहुत से लोगों से पूछता है लेकिन सब से ये बताते हैं कि उन्होंने ऋतिक को कहीं नहीं देखा। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। ऋतिक का भाई उसको हर जगह ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। ऋतिक का भाई अपने भाई को हर जगह ढूंढता है। वो बहुत से लोगों से पूछता है लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। ऋतिक को हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन ऋतिक कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो अपनी हरकतों की वजह से अपनी जान गंवा चुका होता है।